चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया है। और ऑथर जज इस जजमेंट के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन है। उन्होंने ये फैसला लिखा है और डिटेल्ड जजमेंट भी आ गई है, जिसके मुताबिक ये पार्लियामान की तरफ से गैर आइनी इकदाम किया गया था। पार्लियामान ऐसा करने की मजाज नहीं थी कि जिस वक्त पार्लियामान असल में अपनी असल हालत के अंदर बरकरार रही थी। अब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे इस फैसले के, बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल और माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिए जाने का जो फैसला है, क्या समझा जाए कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल कम बैक है वो अब खतरे में पड़ गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो इलेक्शन एक्ट 2017 में ये अमेंडमेंट लेके आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने न्यायालय की मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 5 साल मुकर्रर कर दी है और उसका विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नाफिजुल अमल होगा। उसको तरमीम को कहीं भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। और 19 ये जो है आर्टिकल 62 63 ए की जहाँ तक बात है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स, कोई सियासतदान नाअहल होगा इन आर्टिकल्स के तहत, तो उसकी नाअहली जो है वो लाइफ टाइम होगी। देखिए, कानून नहीं, लेकिन पाशा साहब इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो तो साबिका हुकूमत ने की, अब तो पार्लियामान क्योंकि इन एक्शन नहीं है, तो उस तरमीम को अगर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी स्ट्राइक डाउन उसी तरह से नहीं कर सकती जैसे रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को किया है? जी, कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो सारा इख्तियार है, लेकिन देखें अभी तक तो चैलेंज नहीं हुआ। तो इस वक्त जो मुरवजा कानून है, जो नाफिजुल अमल है इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें पार्लियामान ने मैक्सिमम नाअहली की जो हद मुकर्रर की है वो 5 साल है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइन में आर्टिकल 62 63 ए में एक लफ्ज तक नहीं लिखा हुआ कि नाअहली की सूरत में लाइफ टाइम नाअहली हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद लेकिन 62(1)(f) के तहत इसके बावजूद लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। जी जी भाई साहब, कंप्लीट कर लीजिए। भी नाअहल होने की सूरत में लाइफ टाइम पाबंदी नहीं है। नंबर 1, आइन में कहीं नहीं लिखा कि लाइफ टाइम होगी। अब हुआ ये कि जब सजा हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, तो फिर एक और पिटीशन आई कि सजा हो गई है तो इनको इनकी नाअहली कितने अरसे के लिए होनी चाहिए। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये ऑर्डर कर दिया था कि ये लाइफ टाइम नाअहली होगी। अब सिर्फ एक चीज जो है वो है जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को करनी होगी। अगर वो वापस आते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में रजू करना पड़ेगा कि जो जो आज कल नाफिजुल उमर कानून है उसके तहत 5 साल सजा है और मैं 5 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुका हूँ, लिहाजा मेरी नाअहली खत्म की जाए। और वो जजमेंट जिसमें मुझे नाअहल कर दिया गया है, उस वक्त ना तो किसी कानून में लाइफ टाइम थी, यानी इलेक्शन नहीं, तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिकली साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल के लिए की मुद्दत तक तो खत्म हो गई है, यानी ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है 5 साल उसके मुताबिक वो गुजार चुके हैं, इसलिए उनकी नाअहली खत्म हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी बल्कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? वैसे तो असूलन ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, लेकिन ये एक आड़े आएगी ये कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में शायद मुश्किल हो कोई मामलात को सही तरीके से चलाना। तो मुझे तो यही समझ आ रही है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ेगा अपनी लाइफ टाइम नाअहली ख़त्म करने के लिए, इसी बुनियाद पे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मैक्सिमम जो नाअहली की हद मुकर्रर की गई है वो 5 साल है। तो इसका मतलब तो ये है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म नहीं हुई, ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और शख्सियत होती जिसको सजा हुई नहीं हुई, तो वो नाअहल अगर होते तो उनकी ऑटोमेटिकली हो जानी थी।
मसलन कोई एक और ऐसा शख्स जिसकी न्यायाली हो गई फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, लेकिन वो सजा नहीं हुआ किसी पीपीसी के तहत, किसी जुर्म के तहत उनको सजा नहीं हुई जिस तरह की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुई है, तो फिर उस बंदे की जो है वो न्यायाली वो 5 साल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन इनकी चूंकि ये सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा एक जजमेंट के तहत इनको लाइफ टाइम दी गई है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे एक दफा जरूर जाना पड़ेगा। तो मुश्किल तो है, इसका मतलब इतना आसान तो नहीं होगा जी पॉलिटिकल रिटर्न नवाज शरीफ साहब के लिए। जी 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 यकीनन है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनके लिए किसी किस्म की हर्डल हो, क्योंकि जब उन्होंने आना है तो एक मखसूस बेंच नहीं होगा जिसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज के लोग बार बार बातें कर रहे हैं, शायद वो अवेलेबल ना हो, तो फिर मौजूदा एक्ट के तहत उनको रिलीफ मिल सके। नहीं, आप लेकिन देखें कि लेकिन इस बेंच वक्त कोई भी सबसे हो पहले पाशा जो साहब, बेनिफिशियरी हैं। पाशा साहब बेंच कोई भी हो वो तो आइन और कानून हाँ के जी, तहत ही फैसला करेगा ना। और अगर उस बेंच के सामने भी मैं इस तरमीम को चैलेंज कर दिया जाता है जो इलेक्शन एक्ट में हुई है, तो उस वक्त भी तो फैसला आइन और कानून के तहत ही होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बात यह है कि आपको पता है कि अगर 3 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो उसको अनडू 4 या उससे ज्यादा रुकनी जज बेंच जो है वो कर सकते हैं, जी। और यही वही प्रिवेल करता है जो मेजॉरिटी जजेस फर्ज कर लें आज ये 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया है, कल इसी किस्म का मामला सेम नेचर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आता है और वो 6 रुकनी बेंच या 8 रुकनी बेंच सुनता है और वो इससे हट के कोई फैसला करता है, तो फिर जो लार्जर बेंच का फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा, ना कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला। ये बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन पाशा साहब ये भी तो देखना होगा कि जिस वक्त का इंतखाब किया गया इस जजमेंट को सुनाने के लिए, यानी 19 जून को ये वर्डिक्ट महफूज हुआ था, आज सुनाया गया है कि जिस वक्त असम्बली तहलील हो चुकी है, हुकूमत घर जा चुकी है, उस वक्त ये फैसला, तो वक्त कितना इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन को सुनाने के लिए? वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तो चीज है कि इसको आप 2 दिन पहले असेंबली तहलील हुई है और आज ही आपने मुकर्रर करके सुना दिया है, तो यकीनन जो जो साबका हुकूमत है उसके जो माहिरीन हैं और जो मेंबरान असेंबली थे वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उनका बनाया गया कानून उसको रद्द कर दिया गया है, ताकि क्योंकि अब तो है वो सेनेट तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर सकती, तो अभी इस मामले में नई जो पार्लिमान वजूद में आएगी उसी को इख्तियार हासिल होगा कि वो इस मामले को टेक अप करे, या फिर कि जो केयर टेकर सेट बनेगा वो रिव्यू में चला जाए में जाता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि रिव्यू वही 184(3) के तहत जो मामला पहले चल रहे थे या बाकी जो केसेस रिव्यू में आते हैं उनका स्कोप बहुत कम होता है कामयाबी का। उसकी वजह यह है कि रूल्स के मुताबिक वही बेंच समाअत करता है जिस बेंच ने फैसला किया हुआ होता है।